डिस्क्लेमर। दोस्तों ध्यान से सुनिए, ये कहानी सिर्फ मनोरंजन के लिए बनाई गई एक काल्पनिक स्टोरी है। इसमें दिखाए गए सभी कैरेक्टर्स, नाम, घटनाएं और पावर्स पूरी तरह से काल्पनिक है। इसका किसी भी रियल व्यक्ति या घटना से कोई संबंध नहीं है। अगर कहानी पसंद आए तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। दोस्तों तो बिना किसी देरी के चलिए कहानी शुरू करते हैं, जो आपको अंत तक बांधे रखेगी। सुप्रीम मार्शल गॉड सिस्टम, सीजन 2, एपिसोड 61 से 80। पिताजी, कार्तिक के मुंह से कांपती हुई आवाज निकली। जेड लटकन से निकलती सुनहरी रोशनी पूरे मंदिर में फैल गई। राक्षस भी कुछ पल के लिए वहीं रुक गया, जैसे वह भी उस शक्ति को पहचान गया हो। फिर एक शांत लेकिन मजबूत आवाज गूंजी, कार्तिक मेरे बेटे, अगर तुम यह आवाज सुन रहे हो तो इसका मतलब तुमने उम्मीद से भी ज्यादा आगे का सफर तय कर लिया है। कार्तिक की आंखें भर आईं। उसने धीमे से कहा, पिताजी, आप कहाँ हैं? मैं आपको ढूंढते ढूंढते यहाँ तक आ गया। आवाज हल्का सा मुस्कुराई, मुझे पता था तुम जरूर आओगे, लेकिन अभी मिलने का समय नहीं आया है। पहले तुम्हें खुद इतना मजबूत बनना होगा कि कोई तुम्हें फिर कभी तुमसे छीन न सके। कार्तिक ने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और सिर हिलाया। मैं तैयार हूँ। तभी आवाज बोली, तो ध्यान से सुनो। सिंह वंश की पहली असली युद्ध कला का नाम है सिंह गर्जना प्रहार। इसमें ताकत तलवार से नहीं, तुम्हारे इरादे से निकलती है। सिस्टम तुरंत बोला, विशेष युद्ध कला प्राप्त। सीखने की प्रक्रिया शुरू। अगले ही पल हजारों सुनहरे अक्षर कार्तिक के सामने हवा में घूमने लगे और एक एक करके उसके मन में समाने लगे। उसे ऐसा लगा जैसे वह इस कला का वर्षों से अभ्यास करता आया हो। उसकी सांसें स्थिर हो गईं। पूरे शरीर की ऊर्जा एक जगह इकट्ठी होने लगी। वृद्ध रक्षक खुशी से बोले, अविश्वसनीय, पहली बार किसी ने इतनी जल्दी इस कला को स्वीकार किया है। तभी विशाल राक्षस ने जोरदार गर्जना की और पूरी ताकत से कार्तिक की तरफ दौड़ा। उसकी गदा हवा चीरती हुई नीचे आई। कार्तिक ने आंखें बंद कीं, एक गहरी सांस ली और फिर धीरे से बोला, सिंह गर्जना प्रहार। अगले ही पल उसने तलवार आगे बढ़ाई। तलवार से निकली सुनहरी ऊर्जा एक विशाल सिंह के आकार में बदल गई, जिसने दहाड़ लगाई। उस दहाड़ से पूरा मंदिर कांप उठा। सुनहरी सिंह सीधे राक्षस से टकराया। दोनों की टक्कर से इतनी तेज रोशनी फैली कि कुछ पल तक किसी की आंखें खुली नहीं रह सकीं। जब रोशनी कम हुई तो राक्षस कई कदम पीछे जा चुका था। उसकी छाती पर गहरी दरार पड़ चुकी थी। वह पहली बार दर्द से चिल्लाया। कार्तिक भी भारी सांसें ले रहा था। उसने मुस्कुराकर कहा, लगता है यह काम कर गया। सिस्टम बोला, होस्ट, आपकी ऊर्जा 50% से नीचे आ चुकी है। लंबी लड़ाई नुकसानदायक होगी। तभी राक्षस फिर खड़ा हो गया, लेकिन इस बार उसकी आंखों में गुस्से से ज्यादा सम्मान था। उसने गदा नीचे रख दी और धीरे धीरे कार्तिक के सामने घुटनों के बल बैठ गया। पूरा मंदिर शांत हो गया। वृद्ध रक्षक मुस्कुराए और बोले, बधाई हो कार्तिक, तुमने इसे हराया नहीं, इसकी परीक्षा पास की है। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, मतलब यह मुझे मारने नहीं आया था? वृद्ध बोले, नहीं, यह सिर्फ यह देखना चाहता था कि सिंह वंश का उत्तराधिकारी उस विरासत के योग्य है या नहीं। तभी राक्षस का विशाल शरीर पत्थर की जगह सुनहरी रोशनी में बदलने लगा। वह धीरे से बोला, उत्तराधिकारी, तुम्हारे पिता ने सही निर्णय लिया था। इतना कहकर उसका पूरा शरीर रोशनी बनकर जेड लटकन में समा गया। उसी समय सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, मंदिर की पहली विरासत सफलतापूर्वक प्राप्त। जेड लटकन का पहला रहस्य खुल गया। अचानक मंदिर के सबसे पीछे की दीवार अपने आप दो हिस्सों में बंट गई और उसके पीछे नीचे जाने वाली प्राचीन सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। उन सीढ़ियों से बेहद शुद्ध और रहस्यमयी ऊर्जा बाहर आ रही थी। वृद्ध रक्षक गंभीर होकर बोले, कार्तिक, असली परीक्षा अब शुरू होती है। नीचे वही जगह है जहां तुम्हारे पिता ने आखिरी बार कदम रखा था, और वहीं तुम्हें उस इंसान का पहला निशान मिलेगा जिसने सिंह वंश को बर्बाद किया था। वृद्ध रक्षक की बात सुनकर कार्तिक कुछ पल तक उन प्राचीन सीढ़ियों को देखता रहा। फिर उसने अपनी तलवार म्यान में रखी और हल्की मुस्कान के साथ बोला, इतनी दूर आ ही गया हूं तो अब पीछे मुड़ने का सवाल ही नहीं उठता। वृद्ध रक्षक ने संतोष से सिर हिलाया, यही जिद तुम्हें यहाँ तक लाई है। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, नीचे अत्यंत शुद्ध आध्यात्मिक ऊर्जा मौजूद है, साथ ही कई अज्ञात संकेत भी मिल रहे हैं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और सीढ़ियां उतरने लगा। हर कदम के साथ ऊपर का शोर पीछे छूटता जा रहा था। नीचे सिर्फ टपकते
पानी की आवाज और हल्की सुनहरी रोशनी दिखाई दे रही थी। कुछ देर बाद वह एक विशाल भूमिगत कक्ष में पहुंचा। वहां चारों तरफ पुराने पत्थर के स्तंभ थे और बीच में एक गोल चबूतरा बना था। उसके ऊपर एक पुरानी तलवार और उसके पास एक टूटा हुआ चांदी का मुखौटा रखा था। कार्तिक धीरे धीरे आगे बढ़ा, तभी जेड लटकन फिर हल्का चमकने लगा। सिस्टम बोला, होस्ट, यह तलवार आपके पिता की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। कार्तिक ने कांपते हाथों से तलवार को छुआ। जैसे ही उसकी उंगलियां तलवार से मिली, उसके सामने धुंधली सी तस्वीर बनने लगी। उसने देखा कि वर्षों पहले उसके पिता इसी जगह खड़े हैं। उनके सामने कई नकाबपोश लोग हैं। उनमें से एक आदमी ठंडी हंसी के साथ कह रहा है, आज सिंह वंश का अंत हो जाएगा। उसके पिता ने जवाब दिया, जब तक मेरा बेटा जिंदा है, सिंह वंश कभी खत्म नहीं होगा। इतना कहते ही दृश्य गायब हो गया। कार्तिक की आंखें नम हो गईं। उसने धीरे से कहा, पिताजी, मैं आपका वादा कभी टूटने नहीं दूंगा। तभी पीछे से वृद्ध रक्षक की आवाज आई, उन्होंने आखिरी सांस तक तुम्हारे लिए लड़ाई लड़ी थी। कार्तिक ने तलवार को सम्मान से वापस चबूतरे पर रखा। तभी उसकी नजर पास पड़े टूटे हुए चांदी के मुखौटे पर गई। उसने उसे उठाया तो सिस्टम अचानक सतर्क हो गया। चेतावनी, इस मुखौटे पर उसी संगठन की ऊर्जा है जिसने सिंह वंश पर हमला किया था। कार्तिक ने गंभीर होकर पूछा, क्या सिस्टम इनके बारे में कुछ बता सकता है? सिस्टम बोला, जानकारी अधूरी है, लेकिन इनके पीछे एक बहुत बड़ा संगठन काम करता है जिसका नाम अभी सुरक्षित रखा गया है। कार्तिक ने हल्की नाराजगी से कहा, तुम भी हर बार आधी बात ही बताते हो। सिस्टम शांत स्वर में बोला, होस्ट की वर्तमान शक्ति पूरी जानकारी संभालने के लिए पर्याप्त नहीं है। कार्तिक हंस पड़ा, ठीक है, एक दिन इतनी ताकत भी हासिल कर लूंगा कि तुमसे कोई बात छिपी नहीं रहेगी। तभी पीछे से वीर की आवाज जैसी याद उसके मन में गूंजी, भाई, पहले ताकत बढ़ा ले, फिर दुनिया वालों की क्लास लेना। कार्तिक खुद ही मुस्कुरा दिया। वृद्ध रक्षक ने पूछा, क्या हुआ? कार्तिक बोला, कुछ नहीं, बस दोस्त की याद आ गई। तभी पूरे कक्ष में अचानक तेज कंपन शुरू हो गया। पत्थर की दीवार पर एक के बाद एक प्राचीन चिन्ह चमकने लगे। बीच वाले चबूतरे से सुनहरी रोशनी का एक खंभा आसमान की तरफ उठ गया और उसके अंदर धीरे धीरे एक प्राचीन संदूक प्रकट होने लगा। सिस्टम की आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो गई, बधाई हो होस्ट, आपने सिंह वंश की पहली विरासत का द्वार पूरी तरह खोल दिया है। इस संदूक के अंदर मौजूद वस्तु आपकी आगे की यात्रा पूरी तरह बदल सकती है। कार्तिक ने धीरे धीरे उस संदूक की तरफ कदम बढ़ाया। उसका हाथ जैसे ही ढक्कन पर पहुंचा, पूरे कक्ष में किसी अनजान व्यक्ति की गूंजती हुई आवाज सुनाई दी, अगर तुम सच में सिंह वंश के उत्तराधिकारी हो तो इसे खोलकर दिखाओ। रहस्यमयी आवाज पूरे कक्ष में गूंजती रही, अगर तुम सच में सिंह वंश के उत्तराधिकारी हो तो इसे खोलकर दिखाओ। कार्तिक ने बिना घबराए संदूक के सामने खड़े होकर कहा, अगर यह मेरे परिवार की विरासत है तो इसे कोई मुझसे नहीं रोक सकता। उसने धीरे धीरे अपना हाथ संदूक के ढक्कन पर रखा। अगले ही पल जेड लटकन तेज चमकने लगी और उसकी हथेली से सुनहरी ऊर्जा निकलकर संदूक में समाने लगी। पूरे कक्ष में प्राचीन चिन्ह एक साथ जगमगाने लगे। कुछ पल बाद भारी आवाज के साथ संदूक अपने आप खुल गया, लेकिन उसके अंदर सोना या कोई खजाना नहीं था। वहां सिर्फ एक पुरानी काली अंगूठी, एक मुड़ी हुई चिट्ठी और एक छोटी सी सुनहरी चाबी रखी थी। कार्तिक ने हैरानी से कहा, इतनी बड़ी परीक्षा के बाद बस यही? तभी सिस्टम हल्का सा बोला, होस्ट, अक्सर सबसे बड़ी शक्ति साधारण दिखने वाली चीजों में छिपी होती है। कार्तिक मुस्कुराया, लगता है आज तुमने सही बात कही। उसने सबसे पहले चिट्ठी उठाई। जैसे ही उसने उसे खोला, उसमें उसके पिता की लिखावट दिखाई दी, मेरे बेटे कार्तिक, अगर तुम यह पढ़ रहे हो तो इसका मतलब तुमने पहला द्वार पार कर लिया है। मुझे तुम पर गर्व है। याद रखना, ताकत का मतलब सिर्फ दुश्मनों को हराना नहीं होता, अपने लोगों की रक्षा करना उससे भी बड़ी बात है। जिस दिन तुम्हें लगे कि तुम सबसे शक्तिशाली हो गए हो, उसी दिन समझ लेना कि तुम्हारी सबसे बड़ी गलती शुरू हो गई है। यह पढ़ते पढ़ते कार्तिक की आंखें नम हो गईं। उसने चिट्ठी को सीने से लगा लिया और धीरे से बोला, पिताजी, मैं आपका सिर कभी झुकने नहीं दूंगा। वृद्ध रक्षक भी भावुक होकर बोले, तुम बिल्कुल अपने पिता जैसे हो। तभी कार्तिक ने काली अंगूठी उठाई। वह साधारण दिख रही थी, लेकिन उसे छूते ही उसके मन में अजीब सी ठंडक दौड़ गई। सिस्टम तुरंत बोला, विशेष वस्तु की पहचान जारी।
पहचान पूरी। यह सिंह वंश की आकाश भंडार अंगूठी है। इसके अंदर एक अलग स्थान मौजूद है जिसमें अनगिनत वस्तुएं सुरक्षित रखी जा सकती हैं। कार्तिक की आंखें चमक उठीं, उसने हंसकर कहा, वाह, अब हर लड़ाई में सामान उठाने की टेंशन खत्म। वृद्ध रक्षक भी हंस पड़े, तुम्हारे पिता भी पहली बार यही बोले थे। यह सुनकर कार्तिक कुछ पल चुप रहा, फिर मुस्कुरा दिया। उसने अंगूठी पहन ली और अगले ही पल उसकी तलवार अपने आप अंगूठी के अंदर चली गई। फिर उसने सोचा और तलवार वापस उसके हाथ में आ गई। वह बच्चे जैसी खुशी से बोला, यह तो कमाल की चीज है। तभी उसकी नजर संदूक में रखी आखिरी सुनहरी चाबी पर गई। जैसे ही उसने उसे उठाया, पूरे कक्ष में तेज कंपन होने लगा। सामने की दीवार पर एक विशाल दरवाजा धीरे धीरे उभर आया। उस दरवाजे पर सिंह वंश का वही चिन्ह बना था जो जेड लटकन पर था। सिस्टम की आवाज गंभीर हो गई, होस्ट, यह चाबी सिंह वंश के गुप्त प्रशिक्षण कक्ष की है। अनुमान है कि वहां ऐसी युद्ध कलाएं और विरासत मौजूद हैं जो वर्तमान स्तर से कई गुना आगे हैं। कार्तिक ने चाबी को कसकर पकड़ लिया। तभी अचानक दरवाजे के दूसरी तरफ से किसी के कदमों की आवाज आने लगी। एक भारी और शांत आवाज गूंजी, काफी इंतजार कराया तुमने, कार्तिक सिंह। यह सुनते ही कार्तिक और वृद्ध रक्षक दोनों एक साथ दरवाजे की तरफ देखने लगे, क्योंकि पहली बार किसी अनजान व्यक्ति ने उसका पूरा नाम लेकर उसे पुकारा था। दरवाजे के दूसरी तरफ से फिर वही भारी आवाज आई, काफी इंतजार कराया तुमने, कार्तिक सिंह। पूरे कक्ष में कुछ पल के लिए सन्नाटा छा गया। कार्तिक ने तलवार अपने हाथ में ली और शांत आवाज में बोला, जो भी हो, सामने आ जाओ। तभी सुनहरी चाबी अपने आप हवा में उठी और दरवाजे के बीच बने ताले में जाकर घूमने लगी। धीरे धीरे विशाल पत्थर का दरवाजा खुला और उसके पीछे एक लंबा गलियारा दिखाई दिया। गलियारे के आखिर में सफेद कपड़ों में एक अधेड़ उम्र का आदमी दोनों हाथ पीछे बांधे खड़ा था। उसके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन आंखों में वर्षों का अनुभव साफ दिखाई दे रहा था। कार्तिक ने सतर्क होकर पूछा, तुम कौन हो? वह आदमी मुस्कुराया, इतनी जल्दी भूल गए? मैं तुम्हें बचपन से जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे नहीं जानते। कार्तिक की भौहें सिकुड़ गईं। सीधी बात करो, आदमी ने धीरे से कहा, मेरा नाम आचार्य रुद्र है। मैं तुम्हारे पिता का साथी और सिंह वंश का अंतिम प्रशिक्षक हूँ। यह सुनते ही कार्तिक कुछ पल के लिए बिल्कुल चुप हो गया। वृद्ध रक्षक ने तुरंत सिर झुकाकर कहा, आचार्य, आप सच में जीवित हैं? आचार्य रुद्र ने हल्की हंसी के साथ कहा, जब तक मेरा काम पूरा नहीं होता, मौत भी मेरा इंतजार करती है। कार्तिक तेजी से उनके पास पहुंचा और बेचैनी से बोला, अगर आप मेरे पिता को जानते थे तो बताइए, वह कहाँ हैं? मेरी माँ कहाँ है? मेरा परिवार कहाँ है? आचार्य रुद्र की मुस्कान धीरे धीरे गायब हो गई। उन्होंने कार्तिक के कंधे पर हाथ रखा और बोले, हर सवाल का जवाब मिलेगा, लेकिन एक साथ नहीं, क्योंकि कुछ सच इंसान की जिंदगी बदल देते हैं। कार्तिक ने गहरी सांस ली और खुद को संभाल लिया। ठीक है, पहले मुझे इतना मजबूत बना दीजिए कि मैं हर सच का सामना कर सकूं। आचार्य रुद्र की आंखों में संतोष दिखाई दिया। यही जवाब सुनना चाहता था। तभी उन्होंने उंगली से हल्का सा इशारा किया और पूरे गलियारे की दीवारों पर हजारों प्राचीन हथियारों की आकृतियां चमकने लगीं। तलवार, भाला, धनुष, मुक्का, पैर, हर तरह की युद्ध कला के चिन्ह एक साथ जीवित हो उठे। सिस्टम तुरंत बोला, विशेष क्षेत्र की पहचान, सिंह वंश का गुप्त प्रशिक्षण कक्ष। यहाँ समय का प्रवाह बाहरी दुनिया से अलग है। कार्तिक ने हैरानी से पूछा, अलग कैसे? आचार्य रुद्र बोले, बाहर का एक दिन यहाँ के 30 दिनों के बराबर है। यह सुनते ही कार्तिक की आंखें चमक उठीं। उसने मन ही मन सोचा, तो मैं बहुत कम समय में कई गुना आगे बढ़ सकता हूँ। सिस्टम बोला, होस्ट, यह स्थान आपकी तेज प्रगति के लिए अत्यंत उपयुक्त है। तभी आचार्य रुद्र ने मुस्कुराकर कहा, लेकिन यहाँ आराम नहीं मिलेगा। उन्होंने अचानक कार्तिक के माथे पर हल्की उंगली रखी। अगले ही पल कार्तिक के सामने पूरा दृश्य बदल गया। वह खुद को एक विशाल युद्धभूमि के बीच खड़ा देख रहा था। चारों तरफ हजारों योद्धाओं की लाशें पड़ी थीं। आसमान लाल था और दूर एक अकेला आदमी सैकड़ों दुश्मनों से लड़ रहा था। कार्तिक ने ध्यान से देखा और उसकी सांस रुक गई, क्योंकि वह आदमी बिल्कुल उसके पिता जैसा दिख रहा था। तभी आचार्य रुद्र की आवाज गूंजी, कार्तिक, आज से तुम्हारी असली ट्रेनिंग शुरू होती है और पहला सबक है अपने पिता की आखिरी लड़ाई को अपनी आंखों से देखना।
क्योंकि उसी लड़ाई में तुम्हारे परिवार का सबसे बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। कार्तिक की आंखों के सामने युद्धभूमि का दृश्य और साफ होने लगा। तेज हवाएं चल रही थीं, चारों तरफ तलवारों की टकराने की आवाज गूंज रही थी। सामने उसके पिता अकेले खड़े थे और उनके चारों तरफ सैकड़ों नकाबपोश योद्धे घेरा बनाए हुए थे। फिर भी उनके चेहरे पर डर का नाम नहीं था। कार्तिक अनजाने में चिल्लाया, पिताजी पीछे देखिए। लेकिन अगले ही पल उसे याद आया कि वह सिर्फ अतीत का दृश्य देख रहा है, उसे कोई सुन नहीं सकता। उसके हाथ अपने आप मुट्ठी में बंध गए। तभी उसके पिता ने तलवार उठाकर जोर से कहा, जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे परिवार की तरफ कोई आंख उठाकर भी नहीं देख सकता। यह सुनकर कार्तिक की आंखें भर आईं। तभी दुश्मनों में से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा। उसने काला मुखौटा पहन रखा था और उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, जेड लटकन हमें दे दो। कार्तिक के पिता हंस पड़े, जिस चीज की रक्षा के लिए मेरा बेटा पैदा हुआ है उसे मैं तुम्हारे जैसे लोगों को कभी नहीं दूंगा। अगले ही पल भयानक युद्ध शुरू हो गया। तलवारों की चमक से पूरा मैदान रोशन हो उठा। कार्तिक अपने पिता की हर चाल देखकर हैरान रह गया। हर वार सटीक, हर कदम मजबूत। एक एक करके दर्जनों दुश्मन जमीन पर गिरते गए। सिस्टम की आवाज आई, विश्लेषण। यह सिंह वंश की खोई हुई उच्च स्तरीय युद्ध शैली है। कार्तिक ध्यान से हर चाल अपने मन में उतारने लगा। तभी आचार्य रुद्र की आवाज गूंजी, सिर्फ देखो मत, सीखो भी। कार्तिक ने आंखें बंद की और अपने पिता के हर कदम को महसूस करने लगा। कुछ ही पल बाद उसके शरीर के अंदर भी वही ऊर्जा बहने लगी। सिस्टम बोला, होस्ट की समझने की क्षमता सक्रिय। नई युद्ध शैली का प्रारंभिक ज्ञान प्राप्त। तभी युद्धभूमि में अचानक एक नकाबपोश ने पीछे से हमला किया। कार्तिक फिर बेचैन होकर बोला, नहीं। लेकिन उसके पिता बिना पीछे देखे ही तलवार घुमाकर उसका वार रोक चुके थे। कार्तिक मुस्कुरा दिया, यही वजह है कि आप इतने महान थे। तभी उसके पिता के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई, जैसे उन्हें अपने बेटे की मौजूदगी का एहसास हो रहा हो। उन्होंने आसमान की तरफ देखकर धीमे से कहा, कार्तिक, अगर कभी यह दृश्य देखो तो याद रखना, गुस्से में लिया गया फैसला हमेशा नुकसान देता है, लेकिन अपने लोगों के लिए लड़ी गई लड़ाई कभी हार नहीं होती। कार्तिक की आंखों से एक आंसू निकल आया। उसने धीरे से कहा, मैं याद रखूंगा पिताजी। तभी अचानक पूरा दृश्य बदल गया। युद्ध खत्म होने से ठीक पहले काले मुखौटे वाला आदमी पीछे हटते हुए बोला, आज तुम बच गए, लेकिन तुम्हारा बेटा एक दिन खुद हमारे पास आएगा। उसके पिता ने तलवार जमीन में गाड़ते हुए जवाब दिया, वह जरूर आएगा, लेकिन शिकार बनकर नहीं, शिकारी बनकर। अगले ही पल पूरा दृश्य धुएं की तरह गायब हो गया। कार्तिक फिर उसी प्रशिक्षण कक्ष में खड़ा था। उसकी सांसें तेज चल रही थीं। आचार्य रुद्र ने उसकी तरफ देखा और बोले, अब समझे तुम्हारे पिता को तुम पर इतना भरोसा क्यों था। कार्तिक ने बिना कुछ कहे सिर झुका लिया। फिर उसने अपनी आंखों के आंसू पोंछे और दृढ़ आवाज में बोला, आचार्य, अब मुझे सिर्फ सच्चाई नहीं चाहिए, मुझे इतनी ताकत चाहिए कि जिसने भी मेरे परिवार को तोड़ा है वह अपने किए पर पछताए। आचार्य रुद्र हल्का सा मुस्कुराए, यही सुनना चाहता था। तभी उन्होंने हाथ उठाया और पूरे प्रशिक्षण कक्ष के बीचों बीच एक विशाल गोल अखाड़ा उभर आया। उसके चारों तरफ प्राचीन सिंहों की मूर्तियां चमकने लगीं। सिस्टम की आवाज गंभीर हो गई, होस्ट, अगले प्रशिक्षण चरण की शुरुआत। इस अखाड़े में आपका पहला प्रतिद्वंद्वी कोई इंसान नहीं, बल्कि सिंह वंश के इतिहास का सबसे प्रतिभाशाली युवा योद्धा होगा, जिसकी आत्मा आज भी इस विरासत की रक्षा कर रही है। विशाल अखाड़े के बीचों बीच सुनहरी रोशनी धीरे धीरे इकट्ठी होने लगी और कुछ ही पल में उस रोशनी से एक युवा योद्धा का रूप बन गया। उसकी उम्र मुश्किल से 22-23 साल लग रही थी। लंबे काले बाल, तेज आंखें और हाथ में पुरानी लेकिन बेहद शक्तिशाली तलवार थी। उसने कार्तिक को ध्यान से देखा और हल्की मुस्कान के साथ बोला, तो तुम वही हो जिसके लिए सिंह वंश इतने सालों से इंतजार कर रहा था। कार्तिक ने भी सम्मान से सिर झुकाकर कहा, मैं कार्तिक सिंह हूँ। आप कौन हैं? वह युवक मुस्कुराया, मेरा नाम आदित्य सिंह था, कभी इस वंश का सबसे प्रतिभाशाली शिष्य कहलाता था, अब सिर्फ इस विरासत का रक्षक हूँ। कार्तिक ने तलवार सीधी करते हुए कहा, अगर आपको हराकर ही आगे बढ़ सकता हूँ तो मैं पूरी ताकत से लड़ूंगा। आदित्य हंस पड़ा, बस यही जज्बा चाहिए। तभी आचार्य रुद्र की आवाज आई, याद रखना कार्तिक, यह परीक्षा जीतने की नहीं, सीखने की है। अगले ही पल आदित्य बिना किसी चेतावनी के बिजली की तरह आगे बढ़ा।
कार्तिक ने जैसे तैसे पहला वार रोका, लेकिन उसके पैरों के नीचे की जमीन फट गई। वह कई कदम पीछे खिसक गया। उसने हैरानी से कहा, इतनी तेज रफ्तार? सिस्टम बोला, होस्ट, प्रतिद्वंद्वी आपकी वर्तमान गति से लगभग 3 गुना तेज है। कार्तिक मुस्कुराया, अच्छा है, मजा आएगा। उसने भी पूरी ताकत से पलटवार किया, लेकिन आदित्य हर वार को बेहद आसानी से रोकता गया। बीच बीच में वह समझाता भी जा रहा था, तलवार सिर्फ हाथ से नहीं चलती, पहले दिमाग चलता है। कार्तिक ने फिर हमला किया। इस बार उसने दिशा बदलकर वार किया। आदित्य ने सिर हिलाकर कहा, अब बात बन रही है। दोनों की तलवारें बार बार टकराने लगीं। पूरे अखाड़े में चिंगारियां उड़ रही थीं। कुछ देर बाद कार्तिक की सांसें तेज हो गईं। उसके हाथ हल्के कांपने लगे। उसने मन ही मन कहा, अगर ऐसे ही चलता रहा तो मैं हार जाऊंगा। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, आपने अपने पिता की युद्ध शैली देखी थी, उसे याद कीजिए। कार्तिक ने आंखें एक पल के लिए बंद कीं। उसे अपने पिता की तलवार की चाल याद आने लगी। उसने गहरी सांस ली और फिर शांत होकर खड़ा हो गया। आदित्य मुस्कुराया, अब सही रास्ते पर आ रहे हो। अगले ही पल कार्तिक ने पहले से बिल्कुल अलग अंदाज में तलवार चलाई। इस बार आदित्य की आंखों में पहली बार हल्की हैरानी दिखाई दी। वाह, इतनी जल्दी सीख लिया? कार्तिक हंसकर बोला, मेरे गुरु दो हैं, एक मेरे पिता और दूसरा मेरा सिस्टम। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट, कृपया युद्ध के बीच मेरी तारीफ कम करें और ध्यान लड़ाई पर रखें। कार्तिक हंस पड़ा, अरे भाई, थोड़ा खुश भी हो लिया करो। यह सुनकर आचार्य रुद्र भी मुस्कुरा दिए। कई वर्षों बाद उस प्रशिक्षण कक्ष में हंसी की आवाज गूंजी, लेकिन अगले ही पल आदित्य का चेहरा गंभीर हो गया। उसने अपनी तलवार आसमान की तरफ उठाई और बोला, अब देखो सिंह वंश की असली कला। अचानक उसकी तलवार के चारों तरफ सुनहरी सिंह की आकृति बनने लगी। पूरा अखाड़ा भयंकर दबाव से कांप उठा। कार्तिक के पैरों के नीचे की जमीन टूटने लगी। सिस्टम की आवाज पहले से ज्यादा गंभीर हो गई, चेतावनी। प्रतिद्वंद्वी सिंह वंश की प्राचीन युद्ध कला सिंह गर्जना तलवार चाल का प्रयोग करने जा रहा है। यदि होस्ट इसे सीख गया तो भविष्य की लड़ाइयों में उसकी शक्ति कई गुना बढ़ सकती है। कार्तिक ने अपनी तलवार मजबूती से पकड़ ली। उसके चेहरे पर डर नहीं बल्कि उत्साह था। उसने मुस्कुराकर कहा, आइए आदित्य भैया, अब असली मुकाबला करते हैं। कार्तिक ने अपनी तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली और मुस्कुराकर बोला, आदित्य भैया, अब पीछे मत हटिएगा। आदित्य जोर से हंस पड़ा, पीछे तो आज तुम भी नहीं हटोगे। अगले ही पल उसकी तलवार के चारों तरफ बना सुनहरा सिंह जोर से दहाड़ा और इतनी तेज रफ्तार से कार्तिक की तरफ बढ़ा कि हवा तक कांप उठी। कार्तिक ने अपनी पूरी ताकत लगाकर वार रोका, लेकिन टक्कर इतनी भयानक थी कि उसका शरीर कई मीटर पीछे फिसल गया। उसके पैरों के नीचे गहरी लकीरें बन गई, हाथ सुन्न होने लगे, फिर भी उसने तलवार नहीं छोड़ी। आचार्य रुद्र ने संतोष से सिर हिलाया, अच्छा, दर्द सहना सीख गया है। कार्तिक मुस्कुराया, दर्द से दोस्ती करनी पड़ती है आचार्य, वरना मंजिल नहीं मिलती। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट की शारीरिक क्षमता तेजी से बढ़ रही है। युद्ध के दौरान सीखने की गति सामान्य से 5 गुना अधिक। कार्तिक ने मन ही मन कहा, बस यही मौका है। उसने आदित्य की हर चाल को ध्यान से देखना शुरू कर दिया। उसकी आंखें सिर्फ तलवार पर नहीं बल्कि पैरों की चाल, सांस लेने के तरीके और ऊर्जा के बहाव पर भी थीं। आदित्य ने यह देखकर हल्की मुस्कान के साथ कहा, समझ गया, तुम सिर्फ लड़ नहीं रहे, मुझे पढ़ भी रहे हो। कार्तिक ने जवाब दिया, अगर गुरु सामने हो तो हर पल सीखना चाहिए। यह सुनकर आदित्य की आंखों में गर्व झलक उठा। अगले ही पल उसने लगातार 10 तेज वार किए। कार्तिक पहले 7 वार रोक पाया, लेकिन 8वां वार उसके कंधे को छू गया। 9वें वार से उसकी बाजू सुन्न हो गई और 10वें वार ने उसे घुटनों पर ला दिया। उसके होठों से हल्का खून निकल आया। तभी सिस्टम बोला, होस्ट घायल, उपचार प्रक्रिया शुरू की जा रही है। कार्तिक ने तुरंत मन ही मन कहा, नहीं, अभी पूरी शक्ति मत लगाना, मुझे अपनी ताकत से उठना है। सिस्टम कुछ पल चुप रहा, फिर बोला, आदेश स्वीकार। कार्तिक धीरे धीरे उठ खड़ा हुआ। आदित्य ने संतोष से कहा, यही फर्क होता है एक साधारण योद्धा और असली सिंह में। तभी कार्तिक मुस्कुराया और बोला, अब मेरी बारी है। उसने आंखें बंद की, अपने पिता की तलवार की चाल और अभी अभी आदित्य की दिखाई गई कला को एक साथ जोड़ने लगा। उसके शरीर के चारों तरफ हल्की सुनहरी ऊर्जा घूमने लगी। आचार्य रुद्र की आंखें चमक उठीं। इतनी जल्दी? सिस्टम की आवाज आई, नई युद्ध कला का प्रारंभिक निर्माण।
सफलता की संभावना बढ़ रही है। अगले ही पल कार्तिक ने आगे बढ़कर तलवार घुमाई। उसके वार के साथ पहली बार एक छोटी सी सुनहरी सिंह की आकृति दिखाई दी। हालांकि वह आदित्य की तुलना में बहुत छोटी थी, लेकिन उसे देखकर आदित्य के चेहरे पर हैरानी साफ नजर आई। कमाल है। पहली ही कोशिश में कार्तिक हंसते हुए बोला, अभी बच्चा हूँ भैया, धीरे धीरे बड़ा भी हो जाऊंगा। आदित्य भी हंस पड़ा, अगर ऐसे ही सीखते रहे तो बहुत जल्दी मुझे भी पीछे छोड़ दोगे। दोनों फिर भिड़ गए। इस बार लड़ाई पहले से ज्यादा बराबरी की होने लगी। हर टक्कर के साथ कार्तिक की चाल और बेहतर होती गई। अचानक पूरे अखाड़े में जोरदार कंपन हुआ। चारों तरफ लगी सिंहों की मूर्तियां एक साथ चमक उठीं। सिस्टम की आवाज पहले से कहीं ज्यादा गंभीर हो गई। चेतावनी। प्रशिक्षण कक्ष की गहराई में बंद प्राचीन विरासत ने होस्ट की उपस्थिति महसूस कर ली है। यदि वह जाग गई तो अगली परीक्षा सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि सिंह वंश की उत्तराधिकारी परीक्षा होगी, जिसमें असफल होने वाले की साधना हमेशा के लिए नष्ट भी हो सकती है। पूरे प्रशिक्षण कक्ष में तेज कंपन होने लगा। सिंहों की पत्थर की मूर्तियों की आंखें एक एक करके सुनहरी रोशनी से चमक उठीं। कार्तिक ने तलवार नीचे नहीं की बल्कि और मजबूती से पकड़ ली। उसने आचार्य रुद्र की तरफ देखा। आचार्य, ये क्या हो रहा है? आचार्य रुद्र का चेहरा पहली बार गंभीर दिखाई दिया। जिसका डर था वही हो रहा है। सिंह वंश की सबसे पुरानी विरासत जाग रही है। आदित्य धीरे से मुस्कुराया, कार्तिक, अब तक तुम मुझसे लड़ रहे थे, लेकिन अब तुम्हारी परीक्षा इस विरासत से होगी। तभी अचानक जमीन के बीचों बीच एक विशाल सुनहरा गोला उभर आया और उसमें से भारी आवाज गूंजी, वंश का उत्तराधिकारी सामने आए। कार्तिक बिना डरे आगे बढ़ा और बोला, मैं तैयार हूँ। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट, सामने मौजूद ऊर्जा सामान्य नहीं है, कृपया पूरी सावधानी रखें। कार्तिक मन ही मन हंस पड़ा, तू हर बार यही बोलता है। सिस्टम बोला, और हर बार आप मुसीबत में कूद जाते हैं। यह सुनकर आदित्य भी मुस्कुरा दिया, लगता है तुम्हारा सिस्टम भी तुमसे परेशान रहता है। कार्तिक हंसते हुए बोला, भैया, इसकी नौकरी ही मुझे डांटना है। माहौल का तनाव एक पल के लिए हल्का हो गया, लेकिन अगले ही क्षण उस सुनहरे गोले से एक विशाल सिंह की आकृति बाहर निकली। उसकी ऊंचाई पूरे कक्ष जितनी थी। उसकी आंखों में ऐसा दबाव था कि सामान्य साधक उसे देखकर ही बेहोश हो जाता। फिर भी कार्तिक बिना झिझक उसकी आंखों में देखता रहा। विशाल सिंह की आवाज गूंजी, साहस ठीक है, लेकिन क्या तुम्हारा दिल भी सिंह जैसा है? कार्तिक ने बिना सोचे जवाब दिया, अगर अपने लोगों की रक्षा करनी पड़े तो मैं जान भी दे दूंगा। सिंह कुछ पल शांत रहा, फिर बोला, अच्छा उत्तर। अचानक उसके शरीर से सैकड़ों सुनहरी ऊर्जा की तलवारें निकलकर कार्तिक की तरफ दौड़ पड़ी। कार्तिक ने तेजी से छलांग लगाई, कई तलवारों को रोका, कुछ उसके कपड़ों को छूती हुई निकल गईं। उसकी बाह पर हल्की चोट आई, लेकिन उसने ध्यान नहीं दिया। वह लगातार आगे बढ़ता गया। आदित्य मन ही मन बोला, यही जिद इसे सबसे अलग बनाती है। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, दाईं तरफ तीसरी ऊर्जा तलवार असली है, बाकी भ्रम है। कार्तिक ने बिना देर किए उसी दिशा में वार कर दिया। अगले ही पल सारी नकली तलवारें गायब हो गईं। विशाल सिंह की आंखों में पहली बार संतोष दिखाई दिया, तुम सिर्फ ताकत से नहीं, समझ से भी लड़ते हो। तभी पूरे कक्ष में जोरदार रोशनी फैल गई और कार्तिक के गले में बचपन से पहना हुआ जेड पेंडेंट अपने आप चमकने लगा। पेंडेंट से निकलती रोशनी सीधे उस विशाल सिंह के माथे से जा मिली। आचार्य रुद्र हैरान रह गए, यही तो उस पेंडेंट का असली संकेत है। कार्तिक ने हैरानी से अपने पेंडेंट को देखा, आखिर तुम हो क्या? तभी पेंडेंट के अंदर से एक बेहद परिचित लेकिन धुंधली आवाज सुनाई दी, कार्तिक बेटा, अगर तुम यह आवाज सुन रहे हो तो इसका मतलब तुम सही रास्ते पर पहुंच चुके हो। यह आवाज सुनते ही कार्तिक की आंखें फैल गईं। उसका दिल जोर जोर से धड़कने लगा, क्योंकि यह आवाज उसे अपने बचपन की धुंधली यादों से जानी पहचानी लगी। और वह कांपती आवाज में सिर्फ इतना कह पाया, ये मेरे पिता की आवाज है। कार्तिक के हाथ अपने आप उस जेड पेंडेंट पर चले गए। उसकी आंखें नम हो गईं। वह धीमी आवाज में बोला, पिताजी, सच में आप हैं? पूरे प्रशिक्षण कक्ष में कुछ पल के लिए ऐसा सन्नाटा छा गया जैसे समय ही रुक गया हो। फिर पेंडेंट से वही धुंधली आवाज दोबारा सुनाई दी, कार्तिक, अगर तुम यहाँ तक पहुँच गए हो तो मुझे तुम पर गर्व है, लेकिन अभी मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना, तुम्हारी ताकत अभी कम है। कार्तिक की सांसें तेज हो गईं। नहीं,
इतने साल बाद आपकी आवाज सुन रहा हूं। मुझे बताइए आप कहाँ हैं। आवाज कुछ पल के लिए धीमी हुई, फिर बोली, समय आने पर सब जान जाओगे। मजबूत बनो, अपने साथियों पर भरोसा रखो और इस पेंडेंट को कभी अपने से अलग मत करना। इतना कहते ही रोशनी धीरे धीरे गायब होने लगी। कार्तिक जोर से बोला, रुकिए, एक बार और बोलिए। लेकिन इस बार कोई जवाब नहीं आया। पेंडेंट फिर पहले जैसा शांत हो गया। कार्तिक कुछ देर तक वहीं खड़ा रहा। उसकी आंखों में खुशी भी थी और अधूरापन भी। आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखकर बोला, हिम्मत मत हारो, कम से कम अब तुम्हें इतना तो पता चल गया कि तुम्हारे माता पिता जिंदा होने की उम्मीद अभी खत्म नहीं हुई। कार्तिक ने गहरी सांस ली और हल्की मुस्कान के साथ सिर हिलाया। हाँ, अब मैं उन्हें जरूर ढूंढूंगा। आचार्य रुद्र आगे आए और बोले, आज जो हुआ उसे किसी साधारण घटना की तरह मत देखना। यह पेंडेंट तुम्हें उसी दिशा में ले जा रहा है जहां तुम्हारा असली अतीत छिपा है। तभी विशाल सुनहरा सिंह फिर बोला, उत्तराधिकारी, तुम्हारे अंदर सिर्फ साहस नहीं, अपने लोगों के लिए जीने का जज्बा भी है। इसलिए पहली परीक्षा पूरी हुई, अगले ही पल उसके सामने हवा में एक सुनहरी तलवार की आकृति बनी और फिर वह रोशनी बनकर सीधे कार्तिक के शरीर में समा गई। सिस्टम की आवाज गूंजी, बधाई हो होस्ट, नई युद्ध कला प्राप्त हुई। सिंह गर्जना तलवार कला, प्रथम चरण अनलॉक। वार की गति और शक्ति में वृद्धि। कार्तिक ने तलवार उठाई तो उसे महसूस हुआ कि हथियार पहले से कहीं ज्यादा हल्का और उसके शरीर का हिस्सा जैसा लग रहा है। वह मुस्कुराकर बोला, लगता है अब हमारी दोस्ती और गहरी हो गई। सिस्टम तुरंत बोला, कृपया तलवार से बातें कम करें, लोग आपको अजीब समझेंगे। कार्तिक हंस पड़ा, तू भी तो मुझसे हर वक्त बातें करता है। आदित्य और आचार्य रुद्र दोनों उसकी बातें सुनकर मुस्कुरा दिए। तभी पीछे से एक सेवक भागता हुआ आया। उसकी सांसें फूल रही थीं। आचार्य, बड़ी मुसीबत हो गई। बाहरी पर्वत मार्ग पर कुछ नकाबपोश साधकों ने हमारे दो शिष्यों को घायल कर दिया है और वे किसी खास चीज की तलाश में हैं। आचार्य रुद्र का चेहरा सख्त हो गया। क्या उन्होंने कुछ बताया कि वे क्या ढूंढ रहे हैं? सेवक घबराकर बोला, उन्होंने सिर्फ एक नाम लिया, जेड पेंडेंट। यह सुनते ही कार्तिक और आदित्य ने एक दूसरे की तरफ देखा। कार्तिक ने अपने गले में लटकते पेंडेंट को कसकर पकड़ लिया और मन ही मन बोला, तो आखिरकार दुश्मनों को भी इसके बारे में पता चल चुका है। अब खेल और भी खतरनाक होने वाला है। कार्तिक ने बिना एक पल गवाए अपनी तलवार कमर पर लगाई और तेज आवाज में बोला, आचार्य, मैं भी चल रहा हूँ। अगर उनका निशाना मेरा जेड पेंडेंट है तो उन्हें मुझसे होकर गुजरना पड़ेगा। आदित्य मुस्कुराया, यही उम्मीद थी तुमसे, लेकिन इस बार जल्दबाजी नहीं करेंगे, पहले समझेंगे कि दुश्मन चाहता क्या है। आचार्य रुद्र ने सिर हिलाया, सही कहा, दुश्मन जितना दिखाई देता है उससे कहीं ज्यादा चालाक है। तीनों तेज कदमों से बाहरी पर्वत मार्ग की तरफ बढ़ने लगे। रास्ते में घायल शिष्य बैठे हुए थे। कार्तिक तुरंत उनके पास घुटनों के बल बैठ गया। भाई, ज्यादा दर्द तो नहीं हो रहा? घायल शिष्य मुस्कुराने की कोशिश करते हुए बोला, वरिष्ठ भाई, हम ठीक हैं, बस उन्हें रोक नहीं पाए। कार्तिक ने उसका कंधा थपथपाया, तुमने कोशिश की, वही काफी है। सिस्टम बोला, होस्ट, सामने 5 अलग अलग ऊर्जा संकेत हैं, लेकिन अजीब बात यह है कि उनमें से सिर्फ 2 असली हैं, बाकी भ्रम पैदा कर रहे हैं। कार्तिक ने धीरे से आदित्य को सारी बात बता दी। आदित्य की आंखें सिकुड़ गईं, मतलब दुश्मन भ्रम की कला भी जानता है। तभी सामने चट्टानों के ऊपर 5 नकाबपोश दिखाई दिए। उनमें से एक जोर से हंसकर बोला, कार्तिक सिंह, आखिर तुम खुद हमारे सामने आ ही गए। कार्तिक ने शांत आवाज में कहा, अगर पेंडेंट चाहिए तो पहले अपना नाम बताओ। दूसरा नकाबपोश बोला, नाम जानकर क्या करोगे? कुछ देर बाद तुम जिंदा नहीं रहोगे। कार्तिक मुस्कुराया, हर बार यही सुनता हूँ, लेकिन बाद में रोकर भागते तुम लोग ही हो। यह सुनते ही आदित्य हंस पड़ा, सच कहूँ तुम्हारी यही आदत दुश्मनों को सबसे ज्यादा चिढ़ाती है। अगले ही पल 3 नकाबपोश बिजली की रफ्तार से नीचे कूदे, लेकिन सिस्टम की चेतावनी पहले ही आ गई। होस्ट, बाईं तरफ वाला भ्रम है। कार्तिक ने सीधे बीच वाले पर हमला किया। उसकी तलवार से निकली सिंह गर्जना की सुनहरी लहर ने एक ही वार में नकाबपोश को पीछे फेंक दिया। उसका नकाब टूटकर नीचे गिरा, लेकिन उसके चेहरे पर काले रंग का अजीब निशान बना हुआ था। आचार्य रुद्र ने उसे देखते ही कहा,
ये तो काली छाया संघ का चिन्ह है। नकाबपोश हंसते हुए बोला, लगता है बूढ़े को अभी भी याद है। तभी बाकी दो असली दुश्मनों ने एक साथ हमला किया। कार्तिक और आदित्य दोनों अलग अलग दिशाओं में भिड़ गए। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां उड़ने लगीं, पहाड़ों में आवाज गूंजने लगी। कार्तिक ने लगातार 3 बार किए, लेकिन सामने वाला हर बार पीछे हटकर बच गया। तभी कार्तिक मुस्कुराया और बोला, भागने में तो तुम उस्ताद हो। सामने वाला गुस्से से चिल्लाया, चुप, और पूरी ताकत से हमला कर दिया। कार्तिक इसी मौके का इंतजार कर रहा था। उसने शरीर को हल्का सा घुमाया और सिंह गर्जना तलवार कला का नया वार चलाया। सुनहरी ऊर्जा सीधे दुश्मन की छाती से टकराई। वह कई कदम पीछे फिसल गया और उसके मुंह से खून निकल आया। तभी सबसे ऊपर खड़ा आखिरी नकाबपोश बोला, बस आज के लिए इतना काफी है। हमें जो जानना था वह पता चल गया। उसने कार्तिक की तरफ उंगली दिखाते हुए कहा, जेड पेंडेंट सच में तुम्हारे पास है। अब हमारा स्वामी खुद तुम्हें लेने आएगा। इतना कहकर चारों नकाबपोश काले धुएं में गायब हो गए। कार्तिक उन्हें रोकने दौड़ा, लेकिन वहां सिर्फ हवा बची थी। उसने मुट्ठी भींच ली। आदित्य उसके पास आकर बोला, ये लोग सिर्फ हमला करने नहीं आए थे, ये तुम्हारी ताकत और पेंडेंट दोनों की पुष्टि करने आए थे। कार्तिक ने आसमान की तरफ देखते हुए धीमी आवाज में कहा, जो भी हो, अब मैं भागूंगा नहीं, चाहे काली छाया संघ हो या उनका स्वामी। इस बार शिकार मैं नहीं, शिकारी मैं बनूंगा। कार्तिक की आंखों में पहले से कहीं ज्यादा दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसने अपनी तलवार वापस म्यान में रखी और गहरी सांस लेते हुए बोला, अब ये लड़ाई सिर्फ मेरी नहीं रही। जो भी मेरे अपने लोगों की तरफ हाथ बढ़ाएगा उसे उसकी कीमत चुकानी पड़ेगी। आदित्य उसके पास आकर मुस्कुराया, अब तुम पहले वाले कॉलेज के लड़के नहीं रहे कार्तिक, तुम्हारी सोच भी बदल रही है। कार्तिक हंसते हुए बोला, लेकिन भूख अभी भी पहले जैसी ही लगती है। इतनी लड़ाई के बाद कुछ अच्छा खाने को मिल जाए तो सारी ताकत वापस आ जाएगी। यह सुनते ही आचार्य रुद्र भी हल्का सा मुस्कुरा दिए, युद्ध के बीच भी खाने की याद। सच में तुम अलग ही हो। तभी पीछे से एक शिष्य भागता हुआ आया और बोला, वरिष्ठ भाई, रसोई में आज मीठा भी बना है। कार्तिक की आंखें चमक उठीं, सच? चलो पहले वही बचा लो, कहीं आदित्य भैया सब खत्म न कर दें। आदित्य तुरंत बोला, अरे बदनाम मुझे कर रहा है, सबसे ज्यादा तो तुम खाते हो। दोनों की नोकझोंक देखकर आसपास खड़े घायल शिष्य भी हंस पड़े। कुछ देर पहले तक का डर जैसे थोड़ा हल्का हो गया। तभी सिस्टम बोला, पोस्ट, आपका मनोबल बढ़ा है, साथियों का विश्वास भी बढ़ा है, बोनस संबंध अंक प्राप्त हुए। कार्तिक धीरे से बोला, देखा, मजाक करने के भी फायदे होते हैं। सिस्टम बोला, कृपया इसे युद्ध रणनीति मत समझिए। कार्तिक हंसी रोक नहीं पाया। तभी आचार्य रुद्र का चेहरा फिर गंभीर हो गया, मजाक बाद में कर लेना, पहले उस नकाबपोश की छोड़ी हुई चीज देखो। सबकी नजर जमीन पर पड़ी। वहां काले रंग की एक छोटी धातु की पट्टी चमक रही थी। कार्तिक ने उसे उठाया तो अचानक उसके ऊपर बने चिन्ह से हल्की काली ऊर्जा निकलने लगी। सिस्टम तुरंत चेतावनी देने लगा, सावधान होस्ट, इसमें यादों की मुहर लगी है। अगले ही पल उस पट्टी के ऊपर धुएं से एक धुंधली आकृति उभरी। काले वस्त्र पहने एक लंबा आदमी दिखाई दिया, जिसकी आंखें लाल चमक रही थीं। वह धीमी लेकिन डरावनी आवाज में बोला, कार्तिक सिंह, आखिर तुम्हें ढूंढ ही लिया। तुम्हारे गले का जेड पेंडेंट कभी हमारा था और बहुत जल्द फिर हमारा होगा। कार्तिक बिना डरे बोला, अगर इतना ही चाहिए तो सामने आकर ले जाओ। वह आदमी हल्का सा हंसा, अभी नहीं, पहले तुम खुद हमारे पास आओगे, क्योंकि तुम्हारे परिवार का सच उसी जगह छिपा है जहां हमारी छाया पहुंच चुकी है। यह सुनते ही कार्तिक का दिल जोर से धड़क उठा। मेरे परिवार के बारे में तुम्हें क्या पता? लेकिन आकृति धीरे धीरे मिटने लगी। जाते जाते उसने सिर्फ इतना कहा, अगली पूर्णिमा, रक्त शिखर पर्वत, अगर हिम्मत है तो आ जाना। और पूरा दृश्य गायब हो गया। कुछ पल तक वहां सन्नाटा छाया रहा। आदित्य ने धीरे से कहा, ये साफ जाल है। आचार्य रुद्र ने सिर हिलाया, हाँ, लेकिन शायद वहीं से तुम्हारे परिवार तक पहुंचने का पहला रास्ता भी खुलता है। कार्तिक ने अपने जेड पेंडेंट को मजबूती से पकड़ लिया। उसकी आंखों में अपने माता पिता की आवाज गूंज रही थी। उसने शांत लेकिन अटल स्वर में कहा, चाहे जाल हो या मौत का रास्ता, अगर वहां मेरे परिवार का एक भी सुराग है तो मैं जरूर जाऊंगा। इस बार कोई मुझे रोक नहीं पाएगा।
कार्तिक ने जेड पेंडेंट को धीरे से अपनी मुट्ठी में बंद किया और कुछ पल तक बिना कुछ बोले खड़ा रहा। आदित्य ने उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहा, मैं जानता हूँ तुम्हारे मन में अभी क्या चल रहा है, लेकिन याद रखना अकेले फैसला लेना हमेशा सही नहीं होता। कार्तिक ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, इस बार अकेला नहीं जाऊंगा, क्योंकि अब मेरे पास अपने लोग हैं। आचार्य रुद्र ने संतोष से सिर हिलाया। यही समझदारी तुम्हें बाकी लोगों से अलग बनाती है। तभी पीछे से एक जानी पहचानी आवाज आई, तो क्या मुझे भी अपने लोगों में गिनोगे या फिर सिर्फ लड़ाई के समय याद करोगे? कार्तिक पीछे मुड़ा तो सामने अनन्या खड़ी थी। उसके हाथ में दवा की छोटी टोकरी थी और चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिख रही थी। कार्तिक थोड़ा सकपका गया। अरे, तुम यहाँ कब आई? अनन्या ने भौहें चढ़ाकर कहा। जब तुम फिर से अपनी जान खतरे में डालने की योजना बना रहे थे। आदित्य धीरे से हंसते हुए बोला, अब तुम्हारी खैर नहीं। कार्तिक मुस्कुराकर बोला, मैंने ऐसा क्या कर दिया? अनन्या ने उसकी बाह पकड़कर देखा। वहां तलवार की हल्की खरोंच थी। ये क्या है? कार्तिक बोला, कुछ नहीं, बस हल्की सी खरोंच है। अनन्या ने आंखें तरेरते हुए कहा, तुम्हारे हिसाब से तो आधा पहाड़ भी टूट जाए तो कुछ नहीं ही होगा। आसपास खड़े शिष्य हंस पड़े। कार्तिक ने सिर खुजाते हुए कहा, अच्छा बाबा, गलती हो गई। अनन्या ने धीरे से दवा लगानी शुरू की। कार्तिक दर्द छिपाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन जैसे ही दवा लगी वह धीरे से बोला, आ। अनन्या मुस्कुराई, अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। आदित्य हंसते हुए बोला, दुश्मन की तलवार से नहीं डरा, लेकिन दवा से डर गया। सब फिर से हंस पड़े। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, आपके आसपास भरोसा और अपनापन बढ़ रहा है, मानसिक स्थिति स्थिर हो रही है। कार्तिक मन ही मन बोला, कभी कभी ताकत तलवार से नहीं, अपने लोगों से मिलती है। तभी एक शिष्य तेजी से दौड़ता हुआ आया और बोला, आचार्य, पहाड़ी के नीचे एक अजीब आदमी मिला है। वह बुरी तरह घायल है, लेकिन बार बार सिर्फ कार्तिक सिंह का नाम ले रहा है। सब तुरंत गंभीर हो गए। कार्तिक बिना समय गवाए वहां पहुंचा। जमीन पर लेटा वह आदमी मुश्किल से सांस ले रहा था। उसके कपड़े फटे हुए थे और हाथ में एक पुराना लकड़ी का डिब्बा कसकर पकड़ा हुआ था। उसने कांपती आवाज में कहा, तुम कार्तिक हो? कार्तिक उसके पास घुटनों के बल बैठ गया। हाँ, मैं ही हूँ। उस आदमी की आंखों में जैसे राहत आ गई। उसने कांपते हाथों से वह डिब्बा कार्तिक की तरफ बढ़ाया और बोला, इसे संभाल कर रखना, ये तुम्हारे पिता की आखिरी निशानी है। इतना कहते ही उसकी सांसें धीरे धीरे रुक गईं। वहां गहरा सन्नाटा छा गया। कार्तिक कुछ पल तक उस बंद डिब्बे को देखता रहा। उसकी उंगलियां हल्का हल्का कांप रही थीं। अनन्या ने धीरे से उसका हाथ थामा। कार्तिक, लेकिन कार्तिक की नजर सिर्फ उस रहस्यमय डिब्बे पर टिकी थी, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि उसके जीवन का सबसे बड़ा सच अब उसी के अंदर छिपा हुआ है। कार्तिक ने उस लकड़ी के पुराने डिब्बे को दोनों हाथों से बहुत संभालकर उठाया। उसकी धड़कनें तेज हो चुकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे बरसों से जिसके बारे में वह सोचता आया था, उसका पहला जवाब अब उसके सामने रखा हो। अनन्या ने धीरे से कहा, कार्तिक, अगर मन तैयार नहीं है तो इसे बाद में भी खोल सकते हो। कार्तिक ने गहरी सांस ली और बोला, नहीं, जितनी देर करूंगा उतने ही सवाल बढ़ेंगे। आचार्य रुद्र, आदित्य और बाकी लोग भी उसके आसपास खड़े हो गए। कार्तिक ने धीरे से डिब्बे का ताला दबाया। हल्की सी आवाज हुई और ढक्कन खुल गया। अंदर एक पुराना कपड़ा, एक छोटी सी चांदी की अंगूठी और एक मुड़ा हुआ पत्र रखा था। कार्तिक ने कांपते हाथों से पत्र उठाया, लेकिन जैसे ही उसने उसे खोलना चाहा, सिस्टम की आवाज गूंज उठी, होस्ट सावधान, इस पत्र पर सुरक्षा मुहर लगी है। इसे सिर्फ जेड पेंडेंट की ऊर्जा से सुरक्षित तरीके से खोला जा सकता है। कार्तिक ने तुरंत अपना जेड पेंडेंट पत्र के पास रखा। अगले ही पल हल्की सुनहरी रोशनी फैल गई और पत्र अपने आप खुल गया। उस पर लिखावट थोड़ी धुंधली थी, लेकिन पढ़ी जा सकती थी। कार्तिक ने पढ़ना शुरू किया। अगर ये पत्र मेरे बेटे कार्तिक के हाथों तक पहुंचा है तो इसका मतलब है कि हम अभी तक मिल नहीं पाए। बेटा, अगर तुम ये पढ़ रहे हो तो समझ लो कि तुम साधारण दुनिया के नहीं हो। तुम्हारा जन्म एक ऐसे कुल में हुआ है जिसकी रक्षा के लिए हमने सब कुछ छोड़ दिया। किसी पर जल्दी भरोसा मत करना, खासकर काले नाग के चिन्ह वाले लोगों पर नहीं। इतना पढ़ते ही सबके चेहरे गंभीर हो गए। आगे का हिस्सा आधा जला हुआ था, सिर्फ आखिरी पंक्ति बची थी, रक्त शिखर की राह तुम्हें सच तक ले जाएगी।
पत्र यहीं खत्म हो गया। कार्तिक कुछ पल तक चुप बैठा रहा। उसकी आंखों में नमी साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, कम से कम अब मुझे यकीन हो गया। मेरे माता पिता जिंदा रहने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने मुझे छोड़ा नहीं था। अनन्या ने मुस्कुराकर कहा, मैंने पहले ही कहा था, सच एक दिन जरूर मिलेगा। तभी आदित्य ने डिब्बे में रखी चांदी की अंगूठी उठाई और बोला, रुको, इसके अंदर भी कुछ बना हुआ है। कार्तिक ने अंगूठी ध्यान से देखी तो उसके अंदर वही निशान बना था जो उसके जेड पेंडेंट के पीछे छिपा हुआ था। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट, दोनों वस्तुओं की ऊर्जा एक जैसी है। संभावना है कि यह आपके परिवार की पहचान है। तभी बाहर अचानक तेज धमाके की आवाज गूंजी। पूरा आश्रम हल्का सा हिल गया। एक शिष्य भागते हुए अंदर आया और घबराकर बोला, आचार्य। पहाड़ के नीचे काले कपड़े पहने दर्जनों लोग दिखाई दिए हैं। उन्होंने पूरे रास्ते को घेर लिया है और उनका सरदार सिर्फ एक बात कह रहा है, कार्तिक सिंह को हमारे हवाले कर दो, वरना यहाँ मौजूद कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। यह सुनते ही कार्तिक की आंखों का भाव बदल गया। उसने धीरे से अपनी तलवार निकाली। अनन्या ने उसकी तरफ देखा। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया और बोला, लगता है अब उन्होंने खुद मेरे पास आने का फैसला कर लिया है। इस बार भागेगा कोई नहीं। कार्तिक ने तलवार को धीरे से म्यान से बाहर निकाला और उसकी नजर आश्रम के मुख्य द्वार पर टिक गई। बाहर से युद्ध नगाड़ों जैसी आवाजें लगातार गूंज रही थीं। आचार्य रुद्र ने गंभीर स्वर में कहा, सभी शिष्य अपनी अपनी जगह संभाल लो, कोई भी घबराएगा नहीं। आदित्य ने हंसते हुए अपनी तलवार घुमाई और बोला, इतने दिनों बाद कोई ढंग की लड़ाई मिलने वाली है। कार्तिक मुस्कुराया, पहले खुद बच जाना, फिर मजाक करना। आदित्य बोला, अरे मेरी चिंता छोड़, तू बस अपने दुश्मनों की कर। दोनों एक दूसरे को देखकर हल्का सा हंस दिए, जिससे आसपास का तनाव थोड़ा कम हो गया। तभी अनन्या आगे आई और कार्तिक के सामने खड़ी हो गई। एक बात वादा करो, कार्तिक ने पूछा। क्या? अनन्या बोली, इस बार बिना सोचे समझे अकेले दुश्मनों के बीच मत घुस जाना। कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, ठीक है, इस बार सबके साथ मिलकर लड़ेंगे। अनन्या ने उसकी कलाई पकड़कर धीरे से कहा, बस यही सुनना था। तभी सिस्टम बोला, होस्ट, साथियों के साथ लड़ने पर संयुक्त युद्ध प्रभाव सक्रिय होगा। आपकी पूरी टीम की क्षमता बढ़ेगी। कार्तिक मन ही मन बोला, यही तो असली ताकत है। अगले ही पल आश्रम का विशाल दरवाजा जोरदार धमाके के साथ टूट गया और काले कपड़े पहने कई योद्धा अंदर घुस आए। उनके बीच से एक लंबा आदमी आगे बढ़ा जिसके चेहरे पर काला नकाब था और उसकी छाती पर काले नाग का वही निशान चमक रहा था। उसने ठंडी हंसी के साथ कहा, आखिरकार कार्तिक सिंह मिल ही गया। कार्तिक ने तलवार सीधी करते हुए जवाब दिया, तुम लोग मुझे ढूंढ रहे थे, अब मैं सामने हूँ। वह आदमी बोला, तुम्हारे पिता ने बहुत बड़ी गलती की थी, अब उसका हिसाब बेटे से लिया जाएगा। कार्तिक की आंखों में गुस्सा चमक उठा, मेरे पिता का नाम लेने से पहले अपनी औकात देख। इतना सुनते ही वह नकाबपोश हाथ उठाकर बोला, मार दो सबको, लेकिन कार्तिक जिंदा चाहिए। अगले ही पल पूरा मैदान तलवारों की टक्कर से गूंज उठा। आदित्य ने एक ही बार में दो दुश्मनों को पीछे फेंक दिया और हंसकर बोला, अरे बस इतने ही लोग लाए हो। दूसरी तरफ अनन्या घायल शिष्यों को बचाते हुए बीच बीच में अपने हथियार से हमला भी कर रही थी। कार्तिक बिजली की रफ्तार से दुश्मनों के बीच घूम रहा था। उसकी तलवार जहां से गुजरती वहां चिंगारियां उड़ जाती। तभी पीछे से एक दुश्मन ने छिपकर वार करने की कोशिश की, लेकिन अनन्या चिल्लाई, कार्तिक पीछे। कार्तिक बिना मुड़े नीचे झुका और उसी पल पलटकर ऐसा वार किया कि हमला करने वाला दूर जाकर गिर पड़ा। उसने मुस्कुराकर कहा, धन्यवाद। अनन्या बोली, बाद में धन्यवाद देना, पहले लड़ाई खत्म करो। दोनों की आंखें मिलीं और फिर दोनों अपनी अपनी दिशा में लड़ने लगे। तभी नकाबपोश सरदार ने अपनी मुट्ठी आसमान की तरफ उठाई और काली ऊर्जा का एक विशाल गोला तैयार होने लगा। आचार्य रुद्र का चेहरा बदल गया। कार्तिक, सावधान, ये साधारण तकनीक नहीं है। उसी समय सिस्टम की तेज आवाज गूंजी, होस्ट, अत्यधिक खतरा। सामने वाला शत्रु वर्तमान स्तर से कई गुना अधिक शक्तिशाली है, लेकिन उसकी शक्ति 5 मिनट तक ही स्थिर रह सकती है। कार्तिक ने तलवार मजबूती से पकड़ ली। होठों पर हल्की मुस्कान आई और उसने कहा, बस 5 मिनट, फिर देखता हूं काला नाग कितना जहरीला है। कार्तिक ने अपनी तलवार दोनों हाथों से मजबूती से पकड़ ली और उसकी नजर सीधे उस नकाबपोश सरदार पर टिक गई। चारों तरफ धूल उड़ रही थी।
घायल शिष्यों की आवाजें और तलवारों की टक्कर पूरे आश्रम में गूंज रही थी। तभी नकाबपोश जोर से हंसा और बोला, कार्तिक सिंह, 5 मिनट बहुत होते हैं किसी की जिंदगी खत्म करने के लिए। कार्तिक ने बिना डरे जवाब दिया, और मेरे लिए 5 मिनट काफी होते हैं किसी का घमंड तोड़ने के लिए। यह सुनते ही दोनों बिजली की रफ्तार से एक दूसरे की तरफ दौड़े। पहली ही टक्कर इतनी जबरदस्त हुई कि आसपास की जमीन में दरारें पड़ गईं। आदित्य पीछे लड़ते लड़ते बोला, अरे भाई, थोड़ा धीरे, हम लोग भी यहीं खड़े हैं। कार्तिक हंस पड़ा। डर गया क्या? आदित्य ने एक दुश्मन को लात मारते हुए कहा, मैं नहीं। ये बेचारे डर गए हैं। उनकी बात सुनकर कुछ शिष्य भी मुस्कुरा दिए और लड़ने का हौसला फिर से बढ़ गया। तभी नकाबपोश ने अपनी काली ऊर्जा से कई धारदार परछाइयां बना दीं जो चारों तरफ से कार्तिक पर टूट पड़ी। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट, सामने वाली तकनीक भ्रम पैदा करती है। असली शरीर दाईं और 3 कदम पीछे है। कार्तिक ने बिना समय गवाए उसी दिशा में छलांग लगाई और पूरी ताकत से तलवार चलाई। नकाबपोश ने जैसे तैसे वार रोक लिया, लेकिन उसकी बाह से खून निकल आया। उसने हैरानी से कहा, तुमने मुझे कैसे ढूंढ लिया? कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया, तुम्हारी चालाकी अच्छी है, लेकिन मेरी किस्मत उससे भी अच्छी है। तभी अनन्या एक घायल शिष्य को सुरक्षित जगह पहुंचाकर वापस आई। उसने देखा कि कार्तिक के कंधे पर भी गहरा घाव हो चुका है। वह दौड़कर उसके पास पहुंची और बोली, तुम्हें चोट लगी है? कार्तिक ने मुस्कुराकर कहा, इतनी सी खरोंच से कुछ नहीं होता। अनन्या ने गुस्से में कहा, हर बार यही बोलते हो। इतना कहकर उसने जल्दी से औषधि उसके घाव पर लगा दी। कार्तिक दर्द से थोड़ा सा मुंह बनाकर बोला, धीरे। अनन्या हंस पड़ी। अभी तो कह रहे थे कुछ नहीं हुआ। पास खड़ा आदित्य जोर से हंसने लगा, देख लिया, असली डर तो भाभी से लगता है। कार्तिक ने उसे घूरकर देखा तो आदित्य तुरंत दूसरी तरफ भाग गया और बोला, मैं तो लड़ाई करने जा रहा हूँ। एक पल के लिए सबके चेहरों पर मुस्कान आ गई, लेकिन तभी आसमान में काले बादल और गहरे हो गए। नकाबपोश ने दोनों हाथ फैलाकर जोर से चिल्लाया, अब खत्म हो जाओ। उसके शरीर से भयानक काली ऊर्जा निकलने लगी और उसके पीछे एक विशाल काले नाग की आकृति दिखाई देने लगी। आचार्य रुद्र का चेहरा गंभीर हो गया। ये लोग उस निषिद्ध शक्ति का इस्तेमाल कर रहे हैं। उसी समय सिस्टम की आवाज पहले से ज्यादा तेज गूंजी, होस्ट, शत्रु की शक्ति तेजी से बढ़ रही है, लेकिन उसकी जीवन शक्ति भी उतनी ही तेजी से खत्म हो रही है। यदि अगले 3 मिनट तक उसे रोका गया तो वह स्वयं कमजोर पड़ जाएगा। कार्तिक ने गहरी सांस ली, अपनी तलवार को जमीन पर टिकाकर आंखें बंद कीं और मन ही मन बोला, अब समय आ गया है। सिर्फ अपने लिए नहीं, अपने परिवार, अपने दोस्तों और उस सच के लिए लड़ने का जिसे मैं बचपन से ढूंढ रहा हूँ। अगले ही पल उसने आंखें खोलीं। उसके जेड पेंडेंट से सुनहरी रोशनी फूट पड़ी और पूरी युद्धभूमि उस चमक से जगमगा उठी, जबकि सामने खड़ा नकाबपोश पहली बार घबराकर एक कदम पीछे हट गया। जेड पेंडेंट से निकली सुनहरी रोशनी पूरे मैदान में फैल गई और जैसे ही वह रोशनी नकाबपोश सरदार के काले नाग से टकराई, दोनों शक्तियां इतनी जोर से भिड़ी कि हवा का तेज झोंका चारों तरफ फैल गया। छोटे छोटे पत्थर हवा में उड़ने लगे। सभी शिष्य अपनी आंखों पर हाथ रखकर पीछे हट गए। नकाबपोश दांत भींचकर बोला, यह शक्ति आखिर है क्या? कार्तिक ने तलवार उठाते हुए कहा, मुझे भी पूरी तरह नहीं पता, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि तुम्हारे जैसे लोगों को रोकने के लिए ही यह मेरे पास आई है। सिस्टम की आवाज फिर सुनाई दी, होस्ट, जेड पेंडेंट शत्रु की काली ऊर्जा को दबा रहा है। अभी हमला करने का सबसे सही समय है। कार्तिक बिना एक पल गवाए आगे बढ़ा। उसकी तलवार सुनहरी आभा से चमकने लगी और अगले ही पल उसने लगातार कई वार किए। नकाबपोश हर वार रोक रहा था, लेकिन उसके कदम लगातार पीछे खिसक रहे थे। तभी आदित्य एक दुश्मन को उठाकर दूसरे पर फेंकते हुए बोला, भाई, इधर भी थोड़ा ध्यान दे दो, मैं अकेला पूरी सेना से लड़ रहा हूँ। कार्तिक मुस्कुराया, तू तो कहता था पूरी दुनिया से लड़ लूंगा। आदित्य हंसते हुए बोला, दुनिया से लड़ लूंगा, लेकिन ये लोग गिनती से ज्यादा हैं। उनकी बात सुनकर घायल शिष्य भी हंस पड़े और फिर से पूरी ताकत से लड़ाई में जुट गए। दूसरी तरफ अनन्या एक घायल लड़की को सहारा देकर सुरक्षित जगह पहुंचा रही थी। लड़की की आंखों में आंसू थे। उसने धीरे से कहा, दीदी, अगर कार्तिक भैया नहीं होते तो हम सब खत्म हो जाते। अनन्या ने उसकी पीठ थपथपाई और मुस्कुराकर बोली, अभी लड़ाई खत्म नहीं हुई है,
इसलिए रोना बाद में। तभी अचानक नकाबपोश ने जोर से जमीन पर हाथ मारा और उसके चारों तरफ काले धुएं की दीवार खड़ी हो गई। अगले ही पल वह धुएं के अंदर गायब हो गया। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। आदित्य धीरे से बोला, ये गया कहाँ? तभी सिस्टम ने चेतावनी दी, होस्ट सावधान, वह पीछे है। कार्तिक तुरंत पलटा, लेकिन तब तक नकाबपोश उसकी पीठ पर वार कर चुका था। कार्तिक कई कदम आगे फिसल गया। उसके होठों से खून की एक बूंद निकल आई। अनन्या घबराकर चिल्लाई, कार्तिक! लेकिन कार्तिक ने हाथ उठाकर उसे रोका और मुस्कुराते हुए बोला, इतनी जल्दी चिंता मत किया करो, अभी बहुत काम बाकी है। नकाबपोश हंसते हुए बोला, अब भी मुस्कुरा रहे हो? कार्तिक ने अपने होठों का खून पोंछा और शांत आवाज में कहा, क्योंकि तुमने एक गलती कर दी। नकाबपोश चौंका, कौन सी गलती? कार्तिक ने अपनी मुट्ठी बंद की। तभी उसके जेड पेंडेंट से निकली सुनहरी ऊर्जा नकाबपोश के शरीर पर बने छोटे से कट के अंदर घुस गई और अचानक उसका पूरा शरीर कांपने लगा। वह दर्द से चिल्लाया, यह क्या कर दिया तुमने? सिस्टम बोला, होस्ट, शत्रु की काली शक्ति भीतर से टूट रही है, अब उसका संतुलन बिगड़ चुका है। कार्तिक धीरे धीरे उसकी तरफ बढ़ा और बोला, तुम लोग हमेशा अंधेरे की ताकत पर भरोसा करते हो, लेकिन भूल जाते हो कि थोड़ी सी रोशनी भी पूरे अंधेरे को खत्म कर सकती है। तभी दूर पहाड़ की चोटी पर खड़ा एक रहस्यमयी बूढ़ा यह सब देख रहा था। उसने कार्तिक के गले में चमकते जेड पेंडेंट को देखा और उसकी आंखें फैल गईं। वह धीमे से बोला, आखिरकार सिंह परिवार का वारिस जाग चुका है। अब आरवण्य लोक के दरवाजे ज्यादा दिनों तक बंद नहीं रहेंगे। पहाड़ की चोटी पर खड़े उस रहस्यमयी बूढ़े की बातें किसी ने नहीं सुनी थीं। नीचे युद्धभूमि में कार्तिक की नजर अब भी नकाबपोश सरदार पर टिकी हुई थी, जो दर्द से तड़पते हुए भी अपनी काली शक्ति को संभालने की कोशिश कर रहा था। उसने गुस्से में दहाड़ते हुए कहा, मैं इतनी आसानी से हारने वालों में से नहीं हूँ। कार्तिक ने तलवार सीधी करते हुए जवाब दिया, अच्छी बात है, क्योंकि मुझे भी आसान जीत पसंद नहीं। इतना सुनते ही दोनों फिर से भिड़ गए। इस बार हर वार पहले से ज्यादा तेज था। तलवारों की टक्कर से चिंगारियां निकल रही थीं। आसपास खड़े शिष्य सांस रोककर यह मुकाबला देख रहे थे। तभी आदित्य एक दुश्मन को पकड़कर बोला, अरे भाई, भाग क्यों रहा है? अभी तो दोस्ती शुरू हुई थी। वह दुश्मन छूटकर भागा तो आदित्य पीछे से चिल्लाया, कम से कम अपना नाम तो बता देता। पास खड़े कुछ शिष्य हंस पड़े और माहौल का डर थोड़ा हल्का हो गया। दूसरी तरफ अनन्या ने कार्तिक के लिए एक औषधि तैयार की, लेकिन उसे समझ आ गया कि अभी लड़ाई के बीच वह उसे दे नहीं सकती। उसने मन ही मन कहा, बस सुरक्षित रहना कार्तिक। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, शत्रु की शक्ति लगातार गिर रही है, लेकिन उसके पास एक अंतिम निषिद्ध तकनीक अभी भी बची हुई है। कार्तिक ने हल्का सा सिर हिलाया और सावधान हो गया। अगले ही पल नकाबपोश ने अपने सीने पर हाथ रखकर काली ऊर्जा का एक बड़ा गोला बना लिया। उसकी आंखें पूरी तरह लाल हो गईं। आचार्य रुद्र दूर से चिल्लाए, कार्तिक, उसे रोको। अगर वह तकनीक पूरी हो गई तो आसपास के सभी लोग घायल हो जाएंगे। कार्तिक ने बिना देर किए अपनी पूरी आध्यात्मिक शक्ति तलवार में भर दी। जेड पेंडेंट तेज रोशनी से चमकने लगा और उसकी हथेली गर्म हो गई। उसने महसूस किया जैसे कोई अनजानी शक्ति उसके साथ खड़ी हो। अगले ही पल वह हवा को चीरता हुआ सीधे नकाबपोश तक पहुंचा और जोरदार वार किया। दोनों शक्तियां टकराईं और इतना बड़ा विस्फोट हुआ कि पूरा मैदान हिल गया। धूल का विशाल गुबार उठ गया। कुछ पल तक किसी को कुछ दिखाई नहीं दिया। सबकी धड़कनें तेज थीं। अनन्या की आंखों में चिंता साफ दिखाई दे रही थी। उसने धीरे से कहा, कार्तिक। तभी धूल धीरे धीरे हटने लगी। सबसे पहले कार्तिक की परछाई दिखाई दी। वह अपनी तलवार के सहारे खड़ा था। उसके कपड़े कई जगह से फट चुके थे, लेकिन उसकी आंखों का आत्मविश्वास पहले से भी मजबूत था। वहीं दूसरी तरफ नकाबपोश घुटनों के बल गिर चुका था। उसके चेहरे का नकाब टूटकर जमीन पर गिरा और पहली बार उसका चेहरा सबके सामने आ गया। उसे देखते ही आचार्य रुद्र की आंखें फैल गईं। उन्होंने अविश्वास से कहा, तुम तो कई साल पहले मर चुके थे। वह आदमी हल्की हंसी हंसकर बोला, मरना मेरे नसीब में नहीं था, मैं सिर्फ सही समय का इंतजार कर रहा था। कार्तिक ने हैरानी से आचार्य की तरफ देखा। तभी वह रहस्यमयी आदमी मुस्कुराया और बोला, कार्तिक सिंह, तुम्हारे माता पिता के बारे में जो सच तुम जानना चाहते हो, उसकी पहली चाबी मेरे पास है। यह सुनते ही कार्तिक का दिल एक पल के लिए रुक सा गया।
उसकी मुट्ठी अपने आप कस गई और जेड पेंडेंट फिर से हल्की सुनहरी रोशनी में चमकने लगा, जैसे वह भी उस छिपे हुए सच को पहचान चुका हो। उस आदमी के मुंह से अपने माता पिता का नाम सुनते ही कार्तिक कुछ पल के लिए बिल्कुल शांत हो गया। उसकी आंखें सीधे उस आदमी पर टिकी थीं। पूरे मैदान में सन्नाटा छा गया, हवा भी जैसे रुक गई हो। कार्तिक ने धीरे लेकिन ठंडी आवाज में कहा, जो भी कहना है साफ साफ कहो। मेरे माता पिता कहाँ हैं? वह आदमी हल्का सा मुस्कुराया और बोला, इतनी जल्दी सब कुछ जान जाओगे तो सफर का मजा खत्म हो जाएगा। आदित्य तुरंत बीच में आ गया और गुस्से से बोला, अबे पहेली मत बुझा, सीधा बोल वरना दांत गिनते रह जाएगा। वह आदमी आदित्य को देखकर हंस पड़ा। तुम्हारा दोस्त बड़ा मजेदार है, आदित्य ने अपनी तलवार कंधे पर रखते हुए कहा, और मार भी उतनी ही मजेदार पड़ती है। आसपास खड़े शिष्य फिर हल्का मुस्कुरा दिए, लेकिन कार्तिक की नजरें अब भी नहीं हटी थीं। सिस्टम की आवाज आई, होस्ट सामने वाला समय खींचने की कोशिश कर रहा है, उसकी जीवन शक्ति तेजी से खत्म हो रही है। कार्तिक ने एक कदम आगे बढ़ते हुए कहा, अगर सच बताना है तो अभी बताओ, नहीं तो तुम्हें बोलने का मौका भी नहीं मिलेगा। वह आदमी कुछ पल चुप रहा, फिर धीरे से बोला, तुम्हारे गले में जो जेड पेंडेंट है उसे पहचानते हो? कार्तिक ने पेंडेंट को हाथ में पकड़ा और बोला, बस इतना जानता हूं कि बचपन से यह मेरे पास है। वह आदमी हंसकर बोला, वही तुम्हारे पूरे परिवार की पहचान है, उसी की वजह से आज तक तुम जिंदा हो। यह सुनते ही आचार्य रुद्र भी चौंक गए। अनन्या ने कार्तिक की तरफ देखा। उसे पहली बार महसूस हुआ कि कार्तिक के अतीत में जितना उसने सोचा था उससे कहीं ज्यादा राज छिपे हैं। तभी अचानक वह आदमी जोर जोर से खांसने लगा, उसके मुंह से खून निकलने लगा। उसने कांपते हुए कहा, हमारा संगठन सिर्फ शुरुआत है, असली लोग आर्वण्य लोक में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। कार्तिक ने तुरंत पूछा, मेरा परिवार वही है? वह आदमी कुछ बोलने ही वाला था कि अचानक उसके सीने पर काले रंग का एक अजीब निशान चमकने लगा। सिस्टम तुरंत बोला, होस्ट पीछे हटिए, उसके शरीर पर आत्मविनाश की मुहर सक्रिय हो गई है। कार्तिक ने बिना देर किए अनन्या, आदित्य और बाकी शिष्यों को पीछे हटने का इशारा किया। अगले ही पल जोरदार धमाका हुआ और काला धुआं पूरे मैदान में फैल गया। जब धुआं छंटा तो वहां सिर्फ टूटा हुआ नकाब और काले कपड़ों के कुछ टुकड़े पड़े थे। वह आदमी पूरी तरह गायब हो चुका था। आदित्य सिर खुजलाते हुए बोला, यार ये लोग मरते कम हैं और गायब ज्यादा होते हैं। कार्तिक हल्का सा मुस्कुराया, लेकिन उसके चेहरे पर सोच साफ दिखाई दे रही थी। उसने जमीन से टूटा हुआ नकाब उठाया तो उसके अंदर एक छोटी सी धातु की पट्टी छिपी हुई थी। उस पर एक अजीब निशान बना था जो बिल्कुल उसके जेड पेंडेंट के पीछे बने आधे निशान जैसा था, जैसे दोनों मिलकर एक पूरा चिन्ह बनाते हों। सिस्टम की आवाज फिर गूंजी, बधाई हो होस्ट, आपको परिवार से जुड़ा पहला वास्तविक सुराग मिल गया है। नया मुख्य मिशन जारी किया जा रहा है। मिशन आर्वण्य लोक की पहली गुप्त राह खोजिए। पुरस्कार, दुर्लभ रक्तरेखा जागरण का पहला चरण, विशेष युद्ध कौशल और जेड पेंडेंट का अगला रहस्य। कार्तिक ने मुट्ठी कस ली और आसमान की तरफ देखते हुए मन ही मन कहा, माँ, पिताजी, अगर आप सच में कहीं हैं तो मैं आ रहा हूँ। तभी दूर उसी पहाड़ की चोटी पर खड़ा रहस्यमयी बूढ़ा हल्का सा मुस्कुराया और बोला, अब समय आ गया है। सिंह परिवार का असली वारिस अपनी किस्मत की तरफ पहला कदम बढ़ाने वाला है। कार्तिक काफी देर तक उस धातु की छोटी पट्टी को हाथ में घुमाकर देखता रहा। उसके ऊपर बना आधा निशान जेड पेंडेंट के पीछे बने निशान से बिल्कुल मेल खा रहा था। उसने धीरे से दोनों को एक दूसरे के पास लाकर देखा तो अचानक दोनों से हल्की सुनहरी रोशनी निकलने लगी। सिस्टम की आवाज गूंजी, होस्ट, दोनों चिन्ह एक ही प्राचीन विरासत से जुड़े हैं, लेकिन इन्हें पूरी तरह जोड़ने के लिए एक और हिस्सा चाहिए। कार्तिक ने गहरी सांस लेते हुए कहा, मतलब अभी सफर और लंबा है। तभी आदित्य उसके कंधे पर हाथ रखकर हंसते हुए बोला, कोई बात नहीं भाई, सफर लंबा होगा तो खाने पीने का भी ज्यादा इंतजाम करना पड़ेगा। कार्तिक मुस्कुरा दिया। अनन्या ने आंखें घुमाते हुए कहा, तुम्हें हर समय खाने की ही पड़ी रहती है। आदित्य ने सीना चौड़ा करते हुए जवाब दिया, खाली पेट कोई महान योद्धा नहीं बनता। यह सुनकर आसपास खड़े शिष्य भी हंस पड़े और कई दिनों बाद सबके चेहरों पर थोड़ी राहत दिखाई दी। तभी आचार्य रुद्र आगे आए और बोले, सब लोग घायल हैं, पहले वापस चलो, बाकी बातें आश्रम में होंगी।
सब लोग धीरे धीरे आश्रम लौटने लगे। रास्ते में कई गांव वाले कार्तिक को देखकर झुककर प्रणाम करने लगे। एक छोटा बच्चा दौड़कर उसके पास आया और बोला, भैया, आपने हमें बचा लिया। कार्तिक उसके सिर पर हाथ फेरते हुए मुस्कुराया, अब डरने की जरूरत नहीं है। बच्चे ने अपनी जेब से एक छोटी सी लकड़ी की बनी सीटी निकालकर कार्तिक को दी और बोला, ये मेरी सबसे प्यारी चीज है, अब ये आपकी। कार्तिक कुछ पल उसे देखता रहा, फिर सीटी संभाल कर रख ली और बोला, इसे मैं हमेशा अपने पास रखूंगा। अनन्या दूर से यह सब देखकर हल्के से मुस्कुराई। उसके मन में कार्तिक के लिए सम्मान और भी बढ़ गया। आश्रम पहुंचते ही सभी घायलों का इलाज शुरू हुआ। कार्तिक भी अपने कमरे में बैठा जेड पेंडेंट और धातु की पट्टी को देख रहा था। तभी सिस्टम फिर बोला, होस्ट, मिशन का पहला चरण पूरा करने के लिए आपको 3 प्राचीन स्थानों की जानकारी जुटानी होगी। पहला स्थान धरती लोक में ही छिपा हुआ है। कार्तिक ने पूछा, उसका सुराग कहाँ मिलेगा? सिस्टम बोला, संभावना सबसे ज्यादा आचार्य रुद्र के पुराने अभिलेखों में है। उसी समय दरवाजे पर दस्तक हुई। अंदर आ सकता हूँ? आचार्य रुद्र की आवाज आई। कार्तिक ने तुरंत दरवाजा खोला। आचार्य अंदर आए और कुछ पल चुप रहने के बाद बोले, कार्तिक, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें वह बात बताऊं जो इतने सालों से छिपाकर रखी थी। कार्तिक की आंखें गंभीर हो गईं। उसने धीरे से पूछा, क्या आप मेरे परिवार के बारे में जानते हैं? आचार्य ने सिर हिलाया और बोले, पूरा सच नहीं, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि जिस रात तुम्हें आश्रम के बाहर छोड़ा गया था, तुम्हारे साथ सिर्फ यह जेड पेंडेंट नहीं था। यह सुनते ही कार्तिक चौंक गया। और क्या था? आचार्य रुद्र ने अपनी अंगूठी घुमाई। उसके अंदर से एक पुरानी छोटी चाबी निकाली और कार्तिक की हथेली पर रखते हुए बोले, यह चाबी भी उसी रात तुम्हारे साथ मिली थी। मुझे लगा था सही समय आने पर ही इसे तुम्हें दूंगा, और शायद वह समय अब आ चुका है। कार्तिक ने कांपते हाथों से वह चाबी उठाई। तभी उसके जेड पेंडेंट से तेज सुनहरी रोशनी निकली और वह चाबी अपने आप चमकने लगी, जैसे दोनों एक दूसरे को वर्षों बाद पहचान गए हों। कार्तिक की हथेली में रखी वह छोटी चाबी और जेड पेंडेंट एक साथ चमकने लगे। कमरे में सुनहरी रोशनी फैल गई। आचार्य रुद्र भी कुछ पल के लिए हैरान रह गए। तभी सिस्टम की आवाज आई, होस्ट, प्राचीन विरासत की पहली मुहर सक्रिय हो गई है। इस चाबी का संबंध एक गुप्त कक्ष से है। कार्तिक ने तुरंत पूछा, वह कक्ष कहाँ है? सिस्टम बोला, संभावना 90%। इसी आश्रम के नीचे। कार्तिक ने हैरानी से आचार्य की तरफ देखा। क्या इस आश्रम के नीचे कोई गुप्त जगह है? आचार्य रुद्र ने गहरी सांस ली और बोले, मैंने सिर्फ उसके बारे में सुना था, कभी उसे खोज नहीं पाया। तभी बाहर से आदित्य की आवाज आई, अरे भाई, इतना राज अंदर ही खोलोगे या हमें भी बुलाओगे? कार्तिक मुस्कुराया और दरवाजा खोल दिया। आदित्य अंदर आते ही बोला, मैं तो खाने के लिए बुलाने आया था, लेकिन यहाँ तो खजाने की मीटिंग चल रही है। अनन्या भी पीछे से अंदर आई और बोली, तुम हर जगह गलत समय पर सही बात बोल देते हो। आदित्य हंस पड़ा, ये भी एक कला है। कमरे का माहौल थोड़ा हल्का हो गया। फिर कार्तिक ने दोनों को पूरी बात बता दी। चाबी देखते ही अनन्या गंभीर हो गई। अगर यह सच है तो नीचे जाना आसान नहीं होगा। आचार्य रुद्र ने सिर हिलाया। पुराने ग्रंथों में लिखा है कि उस गुप्त कक्ष तक पहुंचने वालों की परीक्षा होती है। आदित्य ने हंसते हुए कहा, परीक्षा? बस लिखित मत हो, लड़ाई हो तो मैं तैयार हूँ। सब हल्का सा मुस्कुरा दिए। रात होने का इंतजार किया गया ताकि किसी की नजर न पड़े। आधी रात को कार्तिक, आदित्य, अनन्या और आचार्य रुद्र आश्रम के पुराने ध्यान भवन में पहुंचे। वहां फर्श पर बना एक बहुत पुराना गोल चिन्ह धूल से ढका हुआ था। कार्तिक ने जैसे ही जेड पेंडेंट उस चिन्ह के बीच रखा और चाबी उसके बीच बने छोटे से छेद में लगाई, पूरा कमरा कांप उठा। पत्थर धीरे धीरे खिसकने लगे और नीचे जाने वाली सीढ़ियां दिखाई देने लगीं। आदित्य ने नीचे झांककर कहा, वाह, लगता है आज नींद नहीं आने वाली। चारों सावधानी से नीचे उतरने लगे। नीचे की दीवारों पर पुराने चित्र बने थे जिनमें शक्तिशाली योद्धा, विशाल ड्रैगन और रहस्यमय युद्ध दिखाई दे रहे थे। कार्तिक उन चित्रों को ध्यान से देख ही रहा था कि सिस्टम अचानक बोला, होस्ट, इन चित्रों में आपका कुलचयन मौजूद है। कार्तिक का दिल तेजी से धड़कने लगा। तभी सामने एक विशाल पत्थर का दरवाजा दिखाई दिया। उसके बीच बिल्कुल वही निशान बना था जो जेड पेंडेंट और धातु की पट्टी मिलाने पर बनता था। कार्तिक ने दोनों को एक साथ दरवाजे पर रखा। अगले ही पल पूरा गुप्त कक्ष तेज रोशनी से भर गया और दरवाजा धीरे धीरे खुलने लगा।
अंदर एक पत्थर का आसन था जिस पर एक पुराना लोहे का संदूक रखा था। लेकिन जैसे ही कार्तिक उस संदूक की तरफ बढ़ा, पूरे कक्ष में एक भारी आवाज गूंजी, विरासत पर अधिकार सिर्फ उसी का होगा जो सिंह रक्त का सच्चा उत्तराधिकारी है। अगले ही पल पत्थर का एक विशाल रक्षक जीवित होकर कार्तिक के सामने खड़ा हो गया। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और उसके हाथ में विशाल पत्थर की तलवार थी। उसने गरजते हुए कहा, अगर विरासत चाहिए तो पहले मुझे हराकर दिखाओ।